तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह शीर्षक से जो लिखी है उन्होंने उसकी व्याख्या मैं करूंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था। वे मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद काल के स्तंभकार कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की। खड़ी बोली कविता का प्रारंभ भी उनके माध्यम से होता है। खड़ी बोली कविता की विधिवत रचना का प्रारंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इलाहाबाद प्रवास के दौरान उन्होंने अपनी साहित्यिक सेवाएं दी और अनेक रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य को उन्होंने दी। उत्साह शीर्षक कविता से उन्होंने बादल के स्वरूप का चित्रण किया है। बादल इस कविता में, उत्साह कविता में क्रांति चेतना के वाहक के रूप में आता है। प्रकृति चित्रण छायावाद काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें प्रकृति के सुकुमार स्वरूप का, जिसके प्रमुख है सुमित्रानंदन पंत हैं। अन्य कवियों ने भी सुकुमार स्वरूप का वर्णन किया है। साथ ही प्रकृति के रौद्र स्वरूप का, यानी उनके कठोर स्वरूप का भी चित्रण कवियों ने किया है। निराला के लिए बादल एक प्रिय विषय है। वो बादल के सौम्य स्वरूप, सुकुमार स्वरूप का भी चित्रण करते हैं और साथ ही उसके कठोर स्वरूप का भी। इस कविता में प्रमुखता उन्होंने कठोर स्वरूप का वर्णन किया है, लेकिन सौम्य स्वरूप को भी बनाए रखा है। बादल गरजो, जो बादल को वो संबोधित करते हैं तो कवि गर्जने के लिए कहते हैं, कवि बरसने के लिए बाद में कहते हैं, लेकिन पहले गर्जना की बात करते हैं। तो प्रश्न में भी आता है कि कवि बादल को गर्जने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि कवि यहाँ पर बादल को एक क्रांति लाने वाले, क्रांति समाज में क्रांति लाने वाले के रूप में चित्रित करते हैं। यह एक आवाहन गीत है। वो आवाहन करते हैं समाज को बादल के माध्यम से कि वो आए, गर्जना करते हुए आए, यानी समाज में क्रांति का उद्घोष करें। इसके बाद वो वर्षा करें, जिससे कि प्यासे पीड़े जनों को उनकी इच्छाएं पूर्ति हो, उनका मन तृप्त हो और ये सारी की सारी धरती जो हमारी है वो तृप्त हो जाए। तो यहाँ पर पहले वो गर्जना करने की, इसलिए उन्होंने कहा कि बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। घेर घेर घोर, घ वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पर नाद सौंदर्य पैदा होता है, ध्वन्यात्मकता है, नाद सौंदर्य पैदा होता है कि गगन माने आकाश, आकाश में धाराधर माने बादल, धारा को धारण करने वाले, अर्थात जल धारा को धारण करने वाले बादल तुम घेर करके, घेरना माने होता है किसी चीज को चारों तरफ से रोकना, तो चारों दिशाओं से तुम घेर करके और घोर, घोर माने भयंकर, भयंकर गर्जना के साथ तुम आओ, यानी चारों दिशाओं से घेरते हुए गर्जना के साथ तुम आकाश में आ जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का मीनिंग होता है कोमल। ये दूसरी पंक्ति में कवि बादल के कोमल स्वरूप का चित्रण करने लगते हैं कि हे सौम्य स्वरूप वाले बादल, हे ललित यानी कोमल कोमल बादल, तुम काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। बाल माने बच्चे, कल्पना इमेजिन, बच्चे जैसी कल्पनाएं करते हैं बेतरतीब ढंग की। आप आकाश में बादलों को जब छाते हैं तब आप देखते होंगे कि कई प्रकार की उसमें आकृतियां उभरती हैं। तो यहाँ कवि ने कहा कि तुम बालकों की सुकुमार कल्पना के समान काले काले घुंघराले बालों जैसे हो। तो इस तरह से तुम सौम्य स्वरूप लिए हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम इस तरह से चारों तरफ घेर करके आ जाओ। तो यहाँ आपने देखा कि तीसरी और चौथी पंक्ति में कवि ने बादल के सौम्य स्वरूप का वर्णन किया है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर, चारों तरफ से घोर गर्जना करते हुए आओ, धारा को धारण करने वाले तुम ललित ललित हो और बच्चों की कल्पना के समान सुकुमार स्वरूप हो, चारों तरफ से घेर करके आओ। तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, विद्युत छवि बिजली की चमक, बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे हृदय में विद्युत का सौंदर्य भरा हुआ है। विद्युत छवि, ये इसका
सकारात्मक स्वरूप हो गया। और यहीं पर कि बादलों के बीच में विद्युत के समान जो तेज भरा हुआ है, यानी इसी सामान्य समाज में जो अपने जीवन यापन करते रहता है, वही समाज, उसी समाज में क्रांति की बिजली भी भरी होती है, यानी यही समाज क्रांति का वाहक भी बनता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ विद्युत के दोनों स्वरूपों का वर्णन आ गया कि विद्युत छवि, विद्युत में जो सौंदर्य भरा हुआ है वो क्रांति के लिए एक ताकत के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। उर्माने हृदय, कि तुम्हारे हृदय में विद्युत का सौंदर्य भरा हुआ है। कवि नव जीवन वाले, कि कवियों के लिए तुम नव जीवन, नया जीवन प्रदान करने वाले हो। नव जीवन का अर्थ होता है नई चेतना का निर्माण करना, नया निर्माण करना। तो नया जीवन, नवजीवन का मतलब जो निराश समाज है, समाज की निराशा के बीच तुम नई चेतना विकसित कर सकते हो। कवि अपनी प्रेरणात्मक रचना से जिस प्रकार नई चेतना विकसित करते हैं, उसी प्रकार बादल तुम इस मुरझाई हुई धरती में, इस अलसाई हुई धरती को नया जीवन दे सकते हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी कठोरता छिपी हुई है। क्रांति जब आती है तो समाज की व्यवस्था, जो वर्तमान व्यवस्था होती है, वो नष्ट कर दी जाती है। उस नष्ट हुई व्यवस्था में एक नए सृजन का अवसर उपलब्ध होता है। इसलिए यहाँ कवि ने वज्र शब्द का प्रयोग किया है कि तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी कठोरता होनी चाहिए। अर्थात जो परंपरागत चली आ रही रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो ऐसे कानून हैं जिसका अब समाज में कोई उपयोग नहीं रह गया है, या उनसे समाज विकसित नहीं हो रहा है, समाज में ठहराव सा आ गया है, तो वहां तुम्हें वज्र जैसी ताकत दिखानी होगी, उसे नष्ट करना होगा और नए सृजन का अवसर उपलब्ध कराना होगा। तुम नूतन कविता के समान हो, तुम नई समाज में प्रेरणा देने वाली एक नई कविता के समान हो। इस प्रकार तुम बादल गरजते हुए तुम बरसो और फिर भर दो, फिर भर दो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल, विकल माने होता है बेचैन, उन्मन माने अनमनापन। गर्मी के कारण, गर्मी की भीषण गर्मी के कारण से संपूर्ण समाज अनमना है, उदास है, बेचैन है। विकल विकल रिपीट किया गया है, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो संपूर्ण मनुष्य बेचैन है। विश्व के निदाघ, निदाघ माने गर्मी, संपूर्ण विश्व, विश्व का मतलब यहाँ है कि समस्त पर्यावरण से है, कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज के जो जन हैं, मनुष्य हैं, वो इस गर्मी से पीड़ित हैं। हम निराला की रचना के में क्रांतिकारी समूह समाज का, या जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसकी भी पृष्ठभूमि में इसके अर्थ देख सकते हैं कि जो संपूर्ण समाज है वो ब्रिटिश शासन की जो ज्यादतियां थी उसके कारण से परेशान था, बेचैन था, और उसे क्रांति रूपी बादल के आगमन की इच्छा थी कि ये क्रांति आए, जिससे कि संपूर्ण जन इससे मुक्त हो सके। तो आप देखेंगे कि विश्व के निदाघ, विश्व, संपूर्ण विश्व जो गर्मी से पीड़ित है, उसके मनुष्य इससे मुक्त होना चाहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन माने बादल, कि ये जो बादल हैं किसी अज्ञात दिशा से आए हैं। वैसे तो भौगोलिक रूप से आप जानते हैं कि मानसून कहाँ से उठता है और किस तरह से भारत में आता है, लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि चूंकि बादलों के आने की कोई दिशा निश्चित नहीं है, वो किसी भी दिशा से उसका आगमन हो सकता है, इसलिए कवि ने अज्ञात दिशा कहा। और दूसरी तरफ कि जब क्रांति के बादल आएंगे तो क्रांति का उन्मेष, क्रांति की उत्पत्ति कहाँ से होगी, किस समाज के किस वर्ग से होगी, कहना मुश्किल होता है, इसलिए उसे अज्ञात रखा कि अज्ञात दिशा से तुम बादल आए हो, तुम अनंत के बादल हो। तुम्हारे आने का ना तो कोई दिशा निश्चित है और ना ही तुम्हारे आने की कोई निर्धारित सीमा है। तुम अनंत दिशा से आए हो, अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा, ये धरती तपी हुई है, यहाँ के सकल जन, पशु पक्षी, पर्यावरण सभी पीड़ित हैं गर्मी से, और इसलिए तुम आकर के गर्जना करते हुए आकर के तुम पानी बरसाओ, तुम संपूर्ण धरती को जल से फिर से भर दो और शीतल कर दो। शीतलता का अर्थ है शांति के लिए है, सुख के लिए।
शांत कर दो, संपूर्ण सकल जनों को, संपूर्ण लोगों को तृप्त कर दो और क्रांति के रूप में आकर के तुम बदलाव के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर दो, जिससे नव निर्माण हो सके, नया सृजन हो सके। इसलिए कवि आह्वान करता है बादल का कि बादल तुम आओ, गर्जना करते हुए आओ, यानी क्रांति का आह्वान दो और इसके बाद संपूर्ण समाज में क्रांति ला करके तुम बदलाव की व्यवस्था कर दो। अब आप प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसमें वैसे 4 प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम व या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो आपको व्याख्या में मैंने बताया कि बरसने का तात्पर्य है कि वो आकर के प्रकृति में जल भर दे और प्रकृति में एक नया उत्साह का संचार हो जाए। लेकिन कवि सबसे पहले जड़ समाज को, जो समाज स्थिर हो गया है, उसको उत्साहित करना चाहता है, उसको प्रेरित करना चाहता है। तो प्रेरणा देने के लिए आह्वान करना पड़ेगा। तो कवि गर्जना करने के लिए कहता है, क्रांति लाने के लिए कहता है, इसलिए वो उत्साहित करना चाहता है। तो कवि पहले गर्जना करने के लिए कहता है और सबसे कविता के अंत में वो कहता है कि तुम शीतल जल से भर दो। इसलिए ये बदलाव की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो शीर्षक कवि कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ उत्साह से तात्पर्य है कि कवि क्रांति लाने के लिए समाज को उत्साहित करना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है। तो प्रेरित और उत्साह पैदा करने के लिए उत्साह शीर्षक अधिक सार्थक है। प्रश्न नंबर 3 है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आपने देखा कि बादल जल लाएंगे, जल बरसाएंगे, जिससे कि प्रकृति में शांति का अनुभव होगा, शीतलता आएगी, सभी लोग तृप्त हो जाएंगे। बादल गर्जन करते हुए आते हैं, तो ये क्रांति चेतना के रूप में है। बादल नव निर्माण करने की ओर संकेत करता है। जब क्रांति के बाद संपूर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाती है, तब एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है, नए समाज का निर्माण होता है। तो इसमें ये 3 बिंदु हैं। कवि नव जीवन देने की प्रेरणा देता है, नई चेतना देने की प्रेरणा करता है और पृथ्वी के समस्त जनों को शीतल और शांत करने की भी प्रेरणा देता है। शब्दों का इसमें ध्वन्यात्मकता का भाव भी है, नाद सौंदर्य भी है। तो कवि ने, ये शिल्पगत विशेषता है प्रश्न नंबर 4 में, कवि ने नाद सौंदर्य कई जगह, दूसरी पंक्ति में ही है कि घेर घेर घोर गगन, ये एक ध्वनि पैदा करता है घ वर्ण के आवृत्ति से। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। ललित ललित शब्द में भी इसे का प्रयोग किया गया है। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, अनंत के घन, ये कुछ पंक्तियां हैं जो प्रश्न नंबर 4 में लिखी जा सकती हैं, जिसमें किया गया है। तो इस तरह से उत्साह शीर्षक से कविता की व्याख्या मेरे द्वारा की गई है। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।